अगर आप कहानी के पिछले भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सिया की चुप्पी से नाराज राजवीर अपने घर को चला जाता है। इधर सिया अपने रूम में आकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके पास के कमरे में दादी जी सब सुनती हैं पर कुछ कर नहीं सकती। सिया अपने आप से ही बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राजवीर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं दादी जी को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे समझने की कोशिश करना, और तकिए में मुँह छुपा लेती है। दादी जी सब सुनती हैं। दादी जी अपने मन में बोलती हैं, मुझे माफ़ कर देना मेरी लाडो, कहाँ मैं तेरा सहारा बनना चाहती थी, कहाँ तेरे पैरों की बेड़ियाँ बन गई हूँ। दादी जी की आंखों के कोरों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सिया अपने आंसू पोंछकर खड़ी होकर दरवाज़ा खोलती है। सामने मालती जी और बीरेंद्र जी गुस्से में खड़े हुए होते हैं। बीरेंद्र जी ने कहा, कैसे जानती हो तुम उस लड़के को, कौन था वह? मालती जी बोली, तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है। मेरे शिवू को जान से मारने के बाद अब तुम दूसरे लड़कों के साथ में चक्कर चला रही हो। और कितने लोगों के साथ में तुम्हारा, और कितने लड़कों के साथ में है तुम्हारा चक्कर? पहले तुमने हमारे बेटे को मार कर हमें इतना दुख पहुंचाया, और आज तुमने सरेआम सबके सामने हमारी इज्जत उछाल दी। बहुत मज़ा आया होगा ना? बीरेंद्र जी बोले, आज से 5 दिन के बाद तुम्हारी मालती जी के भाई के साथ शादी है। यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीरेंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं, पर मालती जी का गुस्सा अभी खत्म नहीं होता। वह पास में पड़ी एक छड़ी से सिया को बहुत मारती हैं। सिया की जोर जोर से चीखें निकलती हैं। दादी जी सब सुनती हैं। उनकी आंखों में आंसू आते हैं, पर वह कुछ कर नहीं पाती हैं। एक के बाद एक मालती जी सिया की पीठ पर, हाथ पर छड़ी से मारती हैं। सिया के कपड़े तक फट जाते हैं, उसके शरीर पर घाव हो जाते हैं। मालती जी उसको खड़ा करती हैं, जोर से उसको धक्का देती हैं, जिससे उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। मालती जी वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। सिया वहीं बेहोश हो जाती है। इधर राजवीर गुस्से में आकर अपने रूम में चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे सिया पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह सिया को फ़ोन भी नहीं करता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलता है। रानी जी सोचती हैं कि उसे अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। सिया की ऐसी हरकत के बाद धीरे धीरे वो शायद सिया को भूल जाएगा, इसलिए वह भी उसे कुछ बोलती नहीं है। इधर सिया की हालत बहुत ख़राब होती है। उसके सिर में चोट लगने से उसका बहुत खून बह जाता है, पर कोई उसका ध्यान भी नहीं देता है। इस वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरे दिन जब नौकर उसे उठाने जाता है, तब देखता है कि सिया उसी हालत में पड़ी है। वो आवाज़ लगाता है, मालकिन मालकिन। मालती आती है। क्या हुआ? सिया की तरफ देखकर, क्या हुआ, मर गई है क्या? नहीं, अभी तो जिंदा है, हालत बहुत ख़राब है, अभी तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मालती जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, यूं ही ठीक हो जाएगी। तभी बीरेंद्र जी वहाँ पर आ जाते हैं। वह सिया को देखकर मालती जी को गुस्से से बोले, यह तुमने क्या किया इसके साथ में? इतना भी कुछ नहीं हुआ है। बीरेंद्र जी बोले, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारी 50% प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट में चली जाएगी। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती और हमें हमारी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती है, इसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। मालती जी को चिंता होने लगती है। वो बोलती हैं, ठीक है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। बीरेंद्र जी ने कहा, हॉस्पिटल में इसे ऐसी हालत में देखकर किसी ने अगर पुलिस में कंप्लेन कर दी तो हम घर पर ही किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। वहाँ से जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर घर आकर सिया की मरहम पट्टी कर देता है और इंजेक्शन लगा देता है। दिन भर दवाई के नशे में सिया सोई रहती है। दूसरे दिन उसकी आंखें खुल नहीं रही होती हैं। आंख खुलती है, पर उसके शरीर में ज़रा भी जान नहीं होती है कि वह बेड से उठ भी सके। सिया बस लेटी दर्द में कराहती रहती है। वो राजवीर से बात करना चाहती है, पर उसमें शक्ति भी नहीं होती है कि वह अलमारी में से जाकर अपना फ़ोन निकाल सके। सिया रोते रोते सो जाती है। 2 दिन तक तो वह बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। 3 दिन बाद तो बहुत मुश्किल से उठती है और अपनी अलमारी में से अपना फ़ोन निकाल कर राजवीर को फ़ोन लगाती है। राजवीर बहुत गुस्से में रहता है। सिया का फ़ोन देखकर वह गुस्से में बोलता है, ओहो, तो उसे 3 दिन बाद अब मेरी याद आई है।
मुझे बात ही नहीं करनी है, वो फ़ोन नहीं उठाता है। सिया उससे बार बार फ़ोन करती है, राजवीर फ़ोन नहीं उठाता है। सिया थक कर फ़ोन रख देती है और लेट जाती है। फ़ोन नहीं आता है तो राजवीर को बेचैनी होने लगती है। वो थोड़ी देर फ़ोन को घूरता है, फिर खुद से ही वापस सिया को फ़ोन लगा देता है। जैसे ही फ़ोन पर वाइब्रेशन की आवाज़ आती है कि अपने आप सिया के चेहरे पर चमक आ जाती है। सिया राजवीर का फ़ोन उठाती है। राजवीर गुस्से से बोलता है, क्यों, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरी? तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो अब तुमने फ़ोन किस लिए किया है? राजवीर की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह 3 दिन से राजवीर से बात करने के लिए तड़प रही थी, पर राजवीर गुस्से में होता है। सिया बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। राजवीर बोला, अब बोलो ना, अब क्या हुआ है? क्यों बार बार फ़ोन लगा रही थी? जब कुछ बात ही नहीं करनी है तो फिर फ़ोन लगाया ही क्यों? सिया सिसक सिसक कर रो रही होती है। राजवीर समझ जाता है कि सिया रो रही है। राजवीर गुस्से में बोला, अब रोने से क्या होगा? जब बोलना चाहिए था तब तो तुमने कुछ बोला नहीं है। बस अब तुमने खुद ही अपने जीवन में बस रोना ही चुना है। अब बताओगी कि तुम क्यों रो रही हो? सिया बहुत मुश्किल से बोलती है, राजवीर। सिया की इतनी दर्द भरी आवाज़ से राजवीर का दिल तड़प उठता है। सिया की आवाज़ से राजवीर को याद आता है कि मालती और बीरेंद्र जी उसके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं, तो उसके जाने के बाद भी तभी मालती जी आती हैं। सिया चादर में फ़ोन छुपा देती है। मालती जी बोली, 3 दिन से आराम कर रही हो और कितने दिन लगेंगे तुझे ठीक होने में? सिया डरी सहमी सी आवाज़ में बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना भी कोई लगा नहीं है तुझे, 2 दिन और समय देती हूँ, चुपचाप 2 दिन में नीचे उतर के आ जाना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मालती जी वहाँ से चली जाती हैं। फ़ोन पर यह सब बातें राजवीर सुन लेता है। राजवीर को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। मालती जी के जाने के बाद सिया फिर से राजवीर से बात करती है। हेलो राजवीर। हेलो सिया, तुमको क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। सिया मना करती है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है। राजवीर सिया के घर के लिए निकलता है, पर चौकीदार उसे अंदर घुसने नहीं देता है। वह सोचता है कि क्या करें, कैसे जाएं अंदर। थोड़ी देर बाद एक नौकर बाहर रहता है। वह बुजुर्ग होता है। वह उसे आवाज़ लगाता है, काका 1 मिनट। वह नौकर बोलता है, जी साहब। राजवीर बोलता है, प्लीज़ काका मेरी मदद कीजिए, मुझे सिया से मिलना है। काका उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तुम वही लड़के हो ना जो सिया बिटिया से शादी करना चाहते थे? राजवीर ने कहा, हाँ काका, मैं वही हूँ। काका राजवीर से हाथ जोड़कर बोलते हैं, कृपा करके बेटा उस बच्ची को बचा लो, वह बहुत दुखी है। उसको बहुत दुख देते हैं ये लोग। उसका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया है इन लोगों ने। राजवीर ने कहा, प्लीज़ काका मुझे बताओ कि सिया कैसी है? उसे कहीं कोई चोट आई है क्या? काका बोले, चोट? कहाँ कहाँ चोट नहीं आई है बेटा। उसे तुम्हारे जाने के बाद रात भर बड़ी मालकिन ने इतना पीटा है, खून से बेहाल कर दिया है। रात भर खून में ऐसी ही लथपथ पड़ी रही। सुबह डॉक्टर को दिखाया इन निर्लज्जों ने। भगवान का शुक्र है कि सांसें चल रही थी। राजवीर का दिल तड़प उठा। वह बोलता है, प्लीज़ काका मुझे कैसे भी करके सिया से एक बार मिला दो। काका बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने देख लिया तो तुम्हें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। राजवीर बोले, आप तो इतने सालों से यहाँ पर रहते हो, आप सब जानते हो, प्लीज़ मुझे एक बार सिया से मिलने दो। काका बोलते हैं, ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, वो लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें मिला लूँगा। राजवीर भी साथ में बाजार जाता है। काका रास्ते में राजवीर को बताते हैं कि जब से सिया आई है यह लोग सिया को किस तरीके से परेशान करते हैं, उसके साथ में क्या क्या जुल्म करते हैं। यह सब सुनकर राजवीर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तड़प रहा होता है उसका दिल सिया से मिलने के लिए। अभी काका के सामने हाथ जोड़कर फिर से, काका कैसे भी करके सिया से मिला दो। अगर आज मैंने उसे देखा नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जान ही चली जाएगी। बच्ची का दर्द तो किसी से भी देखा नहीं जाता। वो हम सब नौकरों की बहुत लाडली है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो वापस आते हैं। काका उस चौकीदार से बात करते हैं। फिर वह चुपचाप पीछे वाले रास्ते से राजवीर को अंदर लाते हैं और सिया के कमरे की तरफ इशारा करते हैं। वह बोलते हैं, बेटा जल्दी से जल्दी सिया से बात करके तुम यहाँ से चले जाना। अगर बड़ी मालकिन या छोटी मालकिन किसी ने भी देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी।
राजवीर ने कहा, ठीक है काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वह काका को गले से लगा लेता है। काका बोले, खुश रहो बेटा, और उस बच्ची को भी खुश रखना, और वहां से चले जाते हैं। राजवीर सिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल जोरों से धड़कता है। अभी तक सिया से मिलने के लिए जो बेचैन था, अब उसके पैर नहीं उठ रहे थे। राजवीर मन में सोचता है, पता नहीं मैं सिया को देख भी पाऊंगा या नहीं। काका की बात याद करके उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। वो धीरे से सिया के रूम का दरवाज़ा खोलता है। सिया चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई होती है। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वो राजवीर को देखकर चौंक जाती है। राजवीर सिया के पास आता है। राजवीर सिया को देखकर बोला, ये तुम्हें क्या हुआ है? सिया तो राजवीर को देखकर जैसे जम सी जाती है। राजवीर बोला, प्लीज़ यार बोलो न सिया। राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगते हैं। राजवीर सिया को कस के गले लगा लेता है। जैसे ही सिया को गले लगाता है, सिया की चीख निकल जाती है। आह! राजवीर बोला, क्या हुआ सिया? राजवीर को एहसास होता है कि सिया की पीठ पर तेज दर्द हुआ है। राजवीर देखता है कि सिया के कुर्ते के ऊपर के गले पर निशान दिखाई देते हैं। राजवीर सिया के ऊपर से चादर हटाता है तो देखता है सिया के हाथों पर भी गहरे निशान होते हैं। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजवीर ने कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? तुम क्यों बर्दाश्त करती हो यह सब? सिया कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप बैठी हुई थी। राजवीर ने कहा, सिया तुमको अभी मेरे साथ चलना है, और तुम मेरे साथ चल रही हो। नहीं राजवीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। मैं मेरी दादी जी को छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। पर सिया, ऐसे तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, ये लोग मुझे जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। इसलिए ये लोग मुझे जान से नहीं मार सकते हैं। यह मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरी शादी नहीं हुई। पर यह कभी भी मेरी शादी करवा सकते हैं। राजवीर को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। सिया यहाँ से चलने को तैयार नहीं थी, और वो अगर यहाँ रहती तो यह लोग उसकी शादी करवा देंगे। उसको समझ में नहीं आता है। सिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम यहाँ से चलने को तैयार नहीं हो, और यहाँ मैं तुम्हें रहने नहीं दे सकता। मैं क्या करूँ? राजवीर परेशान होता है। सिया ने कहा, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से राजवीर। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राजवीर ने कहा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? सिया बोली, तुम जाओ अभी, यहाँ से कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। राजवीर बोला, ठीक है, चला जाऊंगा, बस मेरी एक बात का जवाब दो सिया। क्या? राजवीर ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया बस राजवीर को एकटक देखती रहती है। राजवीर ने कहा, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया कोई जवाब नहीं देती है। राजवीर ने कहा, सिया मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। सिया ने कहा, अगर मैं कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम एक हों। मम्मी पापा कभी भी मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे, और तुम्हारे घर वाले शायद वो भी ना माने। मैं यह भी नहीं चाहती हूँ कि तुम भी अपने घर वाले से अलग हो जाओ। राजवीर ने कहा, मेरे घर वालों को तो मैं मना लूँगा। अगर तुम उस दिन हाँ कह देती तो पापा तो उसी दिन मेरी और तुम्हारी शादी करवा देते। उन्होंने कहा भी था कि अगर लड़की हाँ कर देती तो मैं तेरी शादी करवा देता किसी भी कीमत पर वो वहाँ से चली गई, इसलिए पापा तुमसे गुस्सा हैं। और मम्मी तो जानती हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो वो वैसे भी मान जाती। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर तुम सोच समझ कर जवाब देना। सिया, तुम्हारे एक हाँ और ना से मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर तुमने ना किया तो पता नहीं मेरी सांसें चलेंगी या रुक जाएंगी, क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुमसे अलग रहकर ज़िंदगी जी पाऊँगा या नहीं, मुझे खुद नहीं पता है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। सिया राजवीर की आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देख रही थी, और अब वो भी राजवीर से बहुत प्यार करती थी। उससे दूर रहना उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना राजवीर के लिए। राजवीर उसके बेहद करीब था। राजवीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ जवाब दो मुझे, प्लीज़। सिया राजवीर को गले लगा लेती है। राजवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजवीर सिया से अलग होते हुए बोला, क्या सिया सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया हाँ में गर्दन हिलाती है। राजवीर एक बार फिर से सिया को गले से लगा लेता है।
सिया की फिर से चीख निकल जाती है। राजवीर बोला सॉरी सॉरी, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। यार तुम मुझसे प्यार करती हो, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें बस यहाँ से कैसे भी करके निकाल ही लूँगा। वैसे भी अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती फिर भी मैं तुम्हें इस नर्क से निकालता, पर अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा क्योंकि तुम मेरी। सिया बोली पर मेरी दादी से पापा मुझे कभी भी मिलने नहीं देंगे और वह तो मुझे देखकर ही जी रही हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। राजवीर, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, अब क्या करना है, तुम यह सब काम मुझ पर छोड़ दो। अब हम एक साथ हैं तो हम मिलकर कुछ भी कर लेंगे। हम हर मुश्किल साथ में मिलकर सब ठीक कर लेंगे। सिया बोली, तुम अब जाओ यहाँ से। राजवीर बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी आऊँगा। इतने में ही काका भी आ जाते हैं। काका दरवाज़ा खटखटाते हैं। राजवीर दरवाज़ा खोलता है। काका बोले, बेटा अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। राजवीर ने कहा, ठीक है काका, मैं बस निकल ही रहा था। राजवीर एक बार फिर से सिया को गले लगा लेता है। काका के सामने ही गले लगाने से सिया एकदम चौंक जाती है और अगले ही पल शर्मा जाती है। राजवीर बोला, मेरा इंतज़ार करना सिया, मैं ज़रूर आऊँगा। राजवीर चला जाता है सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देकर। काका चुपचाप राजवीर को बाहर तक पहुंचा देते हैं। राजवीर कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। लेटे लेटे सोचता है कि शादी को कैसे रोकना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। राजवीर लेटे लेटे सोचता है कि सिया की शादी को कैसे रोकना चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह किसी को फ़ोन लगाता है और उसे समझा देता है। सामने से आदमी बोलता है, अगर आपके पिताजी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, उन्हें तो मैं समझा लूँगा। ठीक है, आज शाम तक यह काम हो जाना चाहिए। आदमी बोलता है, ठीक है हो जाएगा, मैं शाम को 5 बजे तक आपको पेपर भेज दूँगा। राजवीर बोलता है, ओके। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सिया को फ़ोन लगाता है। सिया फ़ोन उठाती है। राजवीर ने कहा, सिया मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। राजवीर ने कहा, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? पर मैं तो बेड से उठ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर के बाहर आता हूँ, तुम उन काका को बाहर भेज देना। सिया ने कहा, पर काका को क्यों? राजवीर ने कहा, मुझे कुछ काम है, अब मैं उन्हें कुछ पेपर दूंगा, तुम उन पेपर पर साइन कर देना बस, और वापस काका के साथ में भेज देना। सिया बोली, कौन से पेपर? राजवीर ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सिया बोली, तुम पर भरोसा नहीं करूँ तो किस पर करूँगी? तुम्हारे सिवा अब बचा ही कौन है मेरे पास? राजवीर ने कहा, तो बस फिर ठीक है, तुम काका को 6 बजे बाहर भेज देना, मैं तुम्हारे घर के बाहर आऊँगा। सिया ने कहा, ठीक है। राजवीर फ़ोन रख देता है। राजवीर बेड पर ही लेटे लेटे सो जाता है। उसे आज सिया से मिलकर थोड़ा सुकून मिलता है। उसे नींद लग जाती है। जब 5 बजते हैं तो उस आदमी का फ़ोन आता है। फ़ोन की रिंग से राजवीर की नींद खुलती है। राजवीर देखता है कि फ़ोन बज रहा है। राजवीर फटाक से फ़ोन उठाता है। राजवीर ने कहा, हाँ बोलो। सामने से बोला, सर पेपर तैयार है। राजवीर ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अभी आकर मिलता हूँ। वह बताता है कि वह कहाँ पर है। राजवीर भी फटाफट निकल जाता है। राजवीर उस आदमी से पेपर लेकर चेक करता है। वो आदमी बोला, यह तुम सही कर रहे हो? हाँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो, राजवीर ने कहा। राजवीर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है और सिया को फ़ोन करता है कि मैं आधे घंटे बाद तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊँगा, तुम काका को बाहर भेज देना। सिया बोलती है, ठीक है। राजवीर घर के बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद काका भी आ जाते हैं। वह काका को पेपर देता है और उन्हें कहता है कि आप चुपके से सिया को पेपर दे देना और मैं यहीं खड़ा हूँ, फिर मुझे वापस लाकर दे देना। काका पेपर लेकर चले जाते हैं। वो पेपर सिया को देते हैं। सिया जैसे ही पेपर देखती है एकदम हैरान हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। काका बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सिया ने कहा, वाह वाह वाह। काका बोले, क्या हुआ बेटा, क्या है कागज़ में? सिया, ये मेरे और राजवीर के शादी के कागज़ हैं। काका भी चौंक जाते हैं। काका बोलते हैं, कागज़ पर शादी? मुस्कुराते हुए सिया बोलती है, अरे काका मतलब कोर्ट मैरिज करते हैं ना वैसे। काका बोले, अच्छा। सिया बोली, पर राजवीर ऐसा क्यों कर रहा है? वो राजवीर को फ़ोन लगा देती है। सिया ने कहा, राजवीर यह क्या है? यह तुम्हारी और मेरी शादी के कागज़, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं किसी को भी बिना बताए?
सिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सिया ने कहा, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है राजवीर, पर यह शादी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। राजवीर ने कहा, अगर तुम्हारी और मेरी कानूनी शादी हो गई तो मिस्टर वीरेंद्र तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करा सकते। तुम उस घर में रह सकती हो, पर मेरी पत्नी बनकर तुम्हें उस घर से निकलना भी नहीं होगा और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। सिया ने कहा, पर अगर मैंने शादी नहीं करी तो वह मुझे घर में नहीं रहने देंगे। राजवीर बोले, ऐसा नहीं हो सकता सिया, वह तुम्हें उस घर से नहीं निकाल सकते। जितना हक उनका है उतना ही तुम्हारा भी हक है। सिया को कुछ समझ में नहीं आता। राजवीर ने कहा, सिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम यह कागज़ पर साइन कर दो। काका, साइन कर दो बेटा, मुझे उस बच्चे पर पूरा भरोसा है। वह जो भी करेगा तुम्हारे लिए भलाई के लिए ही करेगा। अपने इस बूढ़े काका पर विश्वास करो, इसने बहुत दुनिया देखी है और बहुत लोगों को देखा है। वह लड़का ही तुम्हारे लिए सही है, तुम उसकी बात मान लो और कागज़ पर साइन कर दो। काका प्यार से सिया के सर पर हाथ फेरते हैं। सिया को दादाजी की बहुत याद आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काका सिया को प्यार से पुचकारते हैं। सिया भी कागज़ पर साइन कर देती है। सिया के मन में एक अलग ही खुशी होती है। वह काका को कागज़ दे देती है। काका चुपचाप कागज़ राजवीर को दे देते हैं। कागज़ पर सिया के साइन देखकर राजवीर को भी बहुत खुशी होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज सच में उसकी शादी सिया से हो गई है। उसके फ़ोन पर बार बार रानी जी का फ़ोन आता है, पर वह फ़ोन उठाता नहीं है। थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाता है। रानी जी बोली, बेटा कहाँ हो तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? राजवीर ने कहा, कुछ काम कर रहा था, बिजी था। बोलो, कुछ काम था माँ? रानी जी ने कहा, हाँ बेटा, संजना का एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैं हॉस्पिटल गई थी उससे मिलने के लिए। तुमने उससे बात करी या नहीं, तुम्हें पता है या नहीं? राजवीर ने कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मैं अभी उसके पास हॉस्पिटल जाता हूँ। रानी जी बोली, नहीं बेटा, अब तो वह घर चली गई होगी। राजवीर ने कहा, ठीक है, मैं उसके पास उसके घर जाता हूँ। रानी जी ने कहा, ठीक है। रानी जी मन में खुश होते हुए बोली, अच्छा है, इसे कम से कम संजना की फिक्र तो है। राजवीर फटाफट गाड़ी संजना की तरफ मोड़ लेता है। पहले संजना के मम्मी पापा से मिलता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होते हैं और राजवीर का स्वागत करते हैं। संजना की मम्मी बोली, जाओ बेटा, संजना अपने कमरे में है, उससे वहीं मिल लो। राजवीर ने कहा, ठीक है, थैंक यू आंटी। राजवीर संजना के कमरे में आता है। राजवीर ने कहा, कैसी हो संजना? मैं ठीक हूँ राजवीर। राजवीर ने कहा, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा? संजना ने कहा, अरे वह रोड पर थी और अचानक से गाड़ी सामने आ गई, कुछ नहीं, जरा सी चोट आई है। राजवीर ने कहा, तुम्हारा पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया है और तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं, जरा सी चोट आई है। संजना नीचे मुंह कर लेती है। संजना, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, पर तुम भी जानती हो कि मेरे मन में क्या है। पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप कभी भी खत्म नहीं होगी। जब सिया नहीं थी तब तुमने मुझे इतनी अच्छी तरीके से संभाला है, मैं यह कभी भी नहीं भूल सकता। सिया की मेरी ज़िंदगी में अलग जगह है, पर तुम्हारी भी मेरी ज़िंदगी में अलग जगह है। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजना बोली, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि सिया आ गई है तो अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। राजवीर ने कहा, किसने कहा? प्यार मिल जाता है तो दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती है, दोस्तों की ज़रूरत ज़िंदगी में हमेशा ही रहती है। राजवीर और संजना दोनों मुस्कुरा देते हैं। राजवीर संजना को कुछ बताना चाहता है पर वह कुछ बोल नहीं पाता है। संजना समझ जाती है। संजना ने कहा, राजवीर क्या बात है, तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? राजवीर ने कहा, नहीं नहीं। संजना बोली, अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाता है क्या? राजवीर भी हिम्मत करके बताता है, संजना, मैंने सिया से शादी कर ली है। संजना चौंकते हुए बोली, क्या, यह तुम क्या कह रहे हो, कैसे और कब? वह कागज़ आगे बढ़ाता है। बस यह कल कागज़ कोर्ट में सबमिट करना है, फिर हमारी शादी लीगल हो जाएगी। संजना ने कहा, यह बात तुमने रानी आंटी को बताई है या नहीं? राजवीर ने कहा, नहीं, अभी तक तो मैंने यह बात सिर्फ तुम्हें ही बताई है। राजवीर संजना को पूरी बात बताता है। अगर राजवीर सिया से शादी नहीं करता तो उसकी शादी किसी और से कर देते हैं। संजना बोली, यह तो तुमने ठीक किया, पर अगर आंटी को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा।
और सिया के मम्मी पापा, उन्होंने उस दिन कितना बखेड़ा किया था और उन्हें पता चलेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। राजवीर ने कहा, उनके लिए ही तो मैंने शादी करी है और माँ पापा को तो मैं समझा लूँगा, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। संजना ने कहा, हाँ यह भी ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। राजवीर ने कहा, इन सब में तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच संजना। संजना बोली, दोस्त बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। राजवीर ने कहा, ठीक है ज़रूर दूंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम पार्टी करेंगे। राजवीर बोला, चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, ओके बाय। संजना बोली, ठीक है बाय। फिर राजवीर चला जाता है। संजना उसको जाते हुए देखती रहती है। संजना खुश तो थी पर उसे भी तकलीफ हो रही थी कि उसका प्यार किसी और का हो गया है, पर वह खुद जानती थी कि यह बात शुरू से ही कि राजवीर सिया से प्यार करता है और वह उसी का ही है, उसका कभी हो नहीं सकता है। संजना राजवीर की खुशी में खुश है क्योंकि प्यार का तो यही वसूल होता है, उसमें खुद की खुशी से पहले सामने वाले की खुशी देखी जाती है। राजवीर घर आ जाता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है, वो खुशी छुपाए नहीं छुपती है। रानी जी बोली, क्या बात है किट्टू बेटा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। राजवीर मन में सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, अभी मुझे माँ को नहीं बताना चाहिए, जब तक पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाते मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, संजना से मिलकर आया हूँ, वह अब ठीक है। रानी जी बोली, यह तो अच्छी बात है बेटा। राजवीर ने कहा, माँ कुछ खाने को है क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। राजवीर अपने रूम में चला जाता है। आज वह बहुत खुश है, वह फ्रेश होता है, नीचे आता है, खाना खाता है। रानी जी तो राजवीर को देखकर ही खुश होती हैं। आज बहुत दिन के बाद उनके बेटे के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। वह तो बस राजवीर को देखकर ही खुश हो जाती हैं, पर अभी उन्हें खुशी की असली वजह पता नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह राजवीर कोर्ट के लिए निकल जाता है। इधर मालती जी सिया के रूम में आती हैं। अब तो ठीक हो गई हो ना महारानी, अब उठ जा, काम में लग जा, और हाँ कल तेरी शादी है। शादी का नाम सुनकर सिया तो जैसे जम सी जाती है। मालती जी बोली, कोई भी नाटक मत करना, समझ में आया, वरना तेरा क्या हाल करूंगी तू जानती है अच्छे से, और वो तेरे आशिक का भी। सिया बस नीचे मुंह करके खड़ी होती है। मालती जी वहां से चली जाती हैं। सिया को बहुत रोना आता है। सिया बहुत रोती है, फिर आंसू पोंछ कर दादी जी से मिलने उनके कमरे में जाती है। सिया दादी जी से लिपट कर भी बहुत रोती है। सिया को रोता देख कर दादी जी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, उनका कलेजा छलनी हो जाता है। सिया बोली, नहीं दादी जी आप रोइए मत, आप रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैंने सही करा या गलत। जानकी जी तो बस उसे एकटक देख रही थी। दादी जी, एक लड़का है राजवीर, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना दादी जी, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, पर मैं कब उसे प्यार करने लगी मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैं आपके परवरिश पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहती थी, पर मेरे दिल ही मेरे बस में नहीं रहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना दादी। सिया रोने लगती है। दादी जी हल्के से गर्दन हिलाकर सिया को मना करती हैं, जैसे इशारा कर रही हूँ कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। दादी जी, आपको एक और बात बतानी है। मम्मी पापा मेरी शादी मम्मी के भाई से ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे, क्योंकि दादाजी ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। इस वजह से मेरी शादी उनके भाई से करवाना चाहते हैं। मैं यह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। दादी जी को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती नहीं है, पर उनके चेहरे पर साफ झलकता है कि वो इस बात से खुश नहीं है, नाराज़ है। मैंने मना किया, मैंने बहुत मना किया, पर वो मेरी बात नहीं माने। राजवीर ने मुझे शादी से बचाने के लिए प्लान बनाया है, पर मुझे नहीं लगता कि वह सही है। मैंने उसका साथ तो दे दिया है, पर मुझे लगता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। जानकी जी प्रश्नवाचक निगाहों से सिया को देखती हैं। सिया डरते डरते बोलती है, वो दादी जी, वो राजवीर ने मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन लिया है, जिससे हम कानूनन पति पत्नी बन जाएंगे। दादी जी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया को देखती हैं। सिया डर जाती है। सिया बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी जी, मुझे आपसे पूछे बिना साइन नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं राजवीर को बोल दूंगी, वह उन कागज़ को फाड़ देगा। दादी जीना में सिर हिलाती हैं। सिया बोली, क्या दादी जी, आप चाहती हैं कि मैं राजवीर से शादी कर लूं? दादी जी हाँ में सिर हिलाती है। सिया खुश होते हुए दादी जी को गले लगा लेती है। आप खुश हैं ना मेरी शादी से? दादी जी मुस्कुराती हैं और पलकें झपका कर हाँ में इशारा करती हैं। सिया को अब थोड़ा सुकून मिलता है। सिया अपने रूम में आ जाती है। आज उसे एक साथ दो खुशी मिल जाती है। एक तो उसका राजवीर उसे मिल गया था और दूसरी दादी जी को उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर तभी उसे याद आ जाता है कि कल उसकी शादी मालती जी के भाई के साथ थी। यह सोचकर वो घबरा जाती है। इसके बारे में राजवीर को बताने के लिए फ़ोन लगाती है, पर राजवीर फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। उधर मालती जी का भाई गज्जू भी उनके घर आ जाता है। वह शक्ल से गुंडा मवाली दिखता है। लंबा चौड़ा काला सा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, गले में 2-3 मोटी मोटी चैन, हाथ में ब्रेसलेट, भद्दा शर्ट और कमीनापन उतना उसके चेहरे से झलक रहा था। सिया उसको देखकर डर जाती है। मालती जी बोली, आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी नज़र सिया पर ही टिक जाती है। यह देखकर मालती जी को बहुत गुस्सा आता है। मालती जी गुस्से में सिया को देखती हैं। चुपचाप खड़े होकर क्या देख रही है? जा अपने कमरे में होने वाले पति के लिए पानी लेकर आ। सिया किचन की तरफ भाग जाती है। इतने डरावने आदमी को देखकर वह थर थर काँपने लगती है। तभी काका आते हैं। क्या हुआ सिया बेटा? सिया बोली, काका वो काका। काका बोले, हाँ मैंने देखा, तू डर मत, तुझे अपने राजवीर पर भरोसा है ना? सिया हाँ में गर्दन हिलाती है। तो बस चिंता मत कर, वह तुझे इस शादी से छुटकारा ज़रूर दिलाएगा। पानी का गिलास मुझे दे, मैं देकर आता हूँ। काका पानी का गिलास लेकर जाते हैं। गज्जू सिया का इंतज़ार करता है और काका को देखकर गुस्से में काका को धक्का दे देता है। बुढ़े, तू क्यों आ गया? वो लड़की कहाँ है? काका बोले, वो काम कर रही है अंदर। गज्जू मालती जी को देखकर, तुम मेरी होने वाली पत्नी से काम करवा रही हो? मालती जी बोली, गज्जू भूल मत, मैं तेरी बहन हूँ। हाँ बहना, नहीं भूला हूँ, पर वह लड़की, उसे कुछ हो गया तो? अब वह गज्जू की रानी बनने वाली है, उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मालती जी को गुस्सा आ जाता है, पर वह कुछ बोलती नहीं है। मालती जी मन में बोली, एक बार उससे तेरी शादी हो जाए और सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, उसके बाद तो मैं तुझे भी देख लूँगी और उस लड़की को भी। मालती जी बोली, हाँ हाँ तू बैठ, कुछ नहीं होगा उसे। अरे बुढ़े, यहाँ क्या बैठा है? जा, अच्छा खाना बनना चाहिए। काका बोले, जी मालकिन। फिर गज्जू सोफे पर ही पसर जाता है। गज्जू बोला, देखो बहना, मैं जानता हूँ तुम उस लड़की की शादी मुझसे इसलिए करवा रही हो कि प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। मालती जी हैरान होकर गज्जू को देखती हैं। गज्जू बोला, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, सभी जानते हैं तुम्हारे यहाँ पार्टी में हुए तमाशे के बारे में, पेपर में भी छपा था, मैंने भी पढ़ा है। और वह जो लड़का जिसने तमाशा किया था, उसका आशिक, सब कुछ पेपर में आया था। मालती जी कुछ नहीं बोलती और उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह चुपचाप सुनती रहती हैं। गज्जू बोला, देखो बहना, मेरे को प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। गज्जू के पास जितना है उतने में वो खुश है, और अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे मांग लूँगा, जैसे आज दिन तक मांगता आया हूँ। मैं यह सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूँगा, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे वह लड़की चाहिए। किसी भी हाल में तुम उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। एक बार मेरी उससे शादी हो गई, मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी दे जाऊँगा। मालती जी मन में बोलती हैं, मैं इसे जितना कम अक्ल समझती थी, यह तो उतना ही होशियार है। मेरे को लगा कि यह बैल बुद्धि है, खाली हट्ठा खट्ठा मुस्टंडा है, इसके पास दिमाग कहाँ होगा। पर इसके पास तो दिमाग भी है। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है गज्जू, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तू ले जा सिया को, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर उसका आशिक मुझे लगता है कि शादी में बखेड़ा ज़रूर करेगा। गज्जू बोला, वह सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं कल इतने गुंडे खड़े कर दूंगा कि इसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वह अपने घर से भी निकल सके। मालती जी और गज्जू ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। उनकी आवाज़ सुनकर सिया की रूह काँप उठती है। सिया मन में सोचती है, यह राजवीर कहाँ चला गया है? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता। सिया थोड़ी देर बाद में वापस अपने रूम में जाती है और राजवीर को फ़ोन लगाती है।
राजवीर फ़ोन उठा लेता है। सिया बोलती है, राजवीर राजवीर तुम कहाँ थे? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राजवीर बोला, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो सिया? राजवीर, तुम्हें पता है ये लोग कल मेरी शादी करवा रहे हैं और वह मम्मी का भाई वो भी आ गया है। वो बहुत गंदा है, बहुत बड़ा गुंडा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राजवीर। राजवीर ने कहा, सिया तुम घबराओ मत, मैं कोर्ट में था, हमारे पेपर सबमिट हो गए हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। पर मम्मी पापा और वह गुंडा। राजवीर ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना सिया? हाँ है। तो बस फिर? सिया ने कहा, पर राजवीर तुम क्या करोगे? तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। राजवीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? तुम बस जो जैसा बोल रहा है वैसा करती रहो, देखो मैं कल क्या करता हूँ। राजवीर, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। राजवीर ने कहा, अब हम कानूनन पति पत्नी हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे साथ पुलिस और कानून है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम डरो मत, बस तुम वो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाना, ठीक है? बहुत मुश्किल से सिया की रात कटती है, उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती है। नींद तो राजवीर की भी आंखों में नहीं होती है, जैसे तैसे सुबह होती है। अगले दिन सुबह सुबह राजावत कोठी में चहल पहल होती है, सभी नौकर दौड़ दौड़ कर अपने कामों में लगे होते हैं। मालती जी सबसे काम करवाती हैं। सिया अपने रूम में रहती है। सिया राजवीर को कॉल करती है पर वह फ़ोन नहीं उठाता है। थोड़ी देर बाद मालती जी सिया के रूम में आती हैं। मालती जी बोली, यह कपड़े पकड़ और तैयार हो जा जल्दी से। सिया बोली, मम्मी प्लीज़ मुझे यह शादी नहीं करनी है। मालती जी बोली, तुझसे कोई राय नहीं मांगी है, जितना बोला है बस उतना कर। और मालती जी वहाँ से चली जाती है। सिया उन्हें रोकती रह जाती है। फिर सिया राजवीर को फ़ोन करती है पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। सिया को मन में डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजवीर के साथ कुछ हो गया हो या राजवीर की मॉम को पता चल गया हो और उन्होंने राजवीर को आने नहीं दिया हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी गुंडे से हो जाए। नहीं नहीं, राजवीर ऐसा नहीं होने देगा। सिया चुपचाप पलंग पर बैठे सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद मालती जी फिर आती हैं। अभी तक बैठी क्या है महारानी, जल्दी से तैयार हो जा। तभी पीछे से मालती जी का भाई गज्जू आता है, उसके साथ में एक और लड़की रहती है। मालती जी बोली, यह कौन है? गज्जू बोली, ये मेरी होने वाली पत्नी को तैयार करने के लिए आई है। मालती जी गुस्से से भुनभुनाती हैं पर वह कुछ बोलती नहीं है। गज्जू उस लड़की से बोला, ये मेरी होने वाली पत्नी है, इसे अच्छे से तैयार करना। लड़की हाँ में सिर हिला देती है। मालती जी और गज्जू वहाँ से चले जाते हैं। सिया उस लड़की से बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे शादी नहीं करनी है। वह लड़की बोली, आई एम सॉरी मैम, मैं समझ सकती हूँ पर मैं खुद भी मजबूर हूँ, मुझे भी यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। अगर मैंने आपको तैयार नहीं करा तो वह मेरी फैमिली को कुछ कर देगा, वो बहुत ही खतरनाक है। आपको तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। उसे फिर से राजवीर की याद आती है। वो राजवीर को फ़ोन करती है, राजवीर का फ़ोन नहीं लगता है। वह भगवान से राजवीर के सही सलामत होने की दुआ मांगती है। वह लड़की बोली, चलिए मैम जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए वरना मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में आ जाएगी। सिया बोली, ठीक है आप मुझे तैयार कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी फैमिली को कुछ हो। वह लड़की सिया को तैयार करती है। सिया भी चुपचाप तैयार होती है। थोड़ी देर बाद रूम में काव्या आती है। वह सिया को देखकर बोली, क्या बात है, वैसे तो तुमको शादी ही नहीं करनी थी और अब देखो इतनी सजी धजी हो। वैसे अच्छा ही है, तुम यही रिजर्व करती हो। अच्छा है तुम्हें अपनी औकात जल्दी ही याद आ गई, वरना तुमने तो अपनी औकात से बाहर राजवीर के सपने देखने लग गई थी। तुमने क्या सोचा था कि तुम कपूर एम्पायर की मालकिन बनोगी, राजवीर कपूर की पत्नी बनोगी? काव्या हंसते हुए बोली, वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, औकात तुम्हारी कुछ है नहीं और सपने तो बड़े बड़े देखे तुमने, पर अफसोस जल्दी तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। वैसे तुमने बहुत गलत किया राजवीर को अपने जाल में फंसाकर। एक बात कान खोलकर सुन लो, राजवीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा, उस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं ही मिसेस काव्या राजवीर कपूर बनूंगी। सिया की आंखों में नमी आ जाती है। वह काव्या से बहुत प्यार करती है पर काव्या के दिल में उसके लिए इतना जहर है, यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है। सिया मन में सोचती है, काव्या तुम मुझे कितना कुछ बोलो पर मैं तो तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ। जब तुम्हें मेरी और राजवीर की शादी के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन तुम्हें दुख पहुँचे
पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। राजवीर कोई खिलौना या कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूँ। राजवीर मुझसे प्यार करता है और मैं राजवीर से प्यार करती हूँ। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। काव्या कहाँ खो गई? सोच रही हो कैसे बड़े बड़े सपने देखे थे और सब पर पानी फिर गया। काव्या हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है और सिया चुपचाप बैठ जाती है। वह लड़की बोली, मैम आपका मेकअप हो गया है, अब मैं जाती हूँ। लड़की वहाँ से चली जाती है। सिया को बहुत डर लगता है, वह मन ही मन बहुत घबराती है। सिया बोली, राजवीर कहाँ हो तुम? कब आओगे? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम आ जाओगे, तुम मुझे बचा लोगे। तभी काव्या आती है। चलो, माँ ने नीचे बुलाया है। सिया बोली, काव्या प्लीज़ तुम तो समझो, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो काव्या, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ना, प्लीज़ अपनी दोस्ती की खातिर मुझे बचा लो काव्या। काव्या बोली, दोस्त? तुम दोस्त कहलाने लायक हो? तुम्हारी नासमझी ने मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया है। तुम उस दिन भाई से लड़ाई झगड़ा नहीं करती तो वह कभी ऐसे नहीं जाते और उनका एक्सीडेंट नहीं होता और वह आज हमारे बीच में होते। वो तुमको कितना पसंद करते थे, वह तुमसे प्यार करते थे और तुम हमेशा दूर दूर रहती थी। सब याद है मुझे, कैसे तुम भाई से दूर दूर भागती थी। वह तुम्हारे लिए मम्मी पापा यहाँ तक कि मुझसे भी झगड़ा करते थे, किसी को भी तुम्हें कुछ बोलने नहीं देते थे और तुमने उनके साथ ऐसा करा। सिया बोली, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। काव्या ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चलो नीचे, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। सिया बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। काव्या सिया को जबरदस्ती ले जाती है पर सिया नहीं जाती है। बहुत देर हो जाती है, सिया नीचे नहीं आती हैं तो मालती जी खुद सिया को लेने जाती हैं। मालती जी बोली, क्या कर रही हो तुम दोनों, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? काव्या ने कहा, देखो ना मम्मा, यह नीचे नहीं आ रही है। सिया बोली, प्लीज़ मुझे यह शादी नहीं करनी है। मालती जी ने कहा, ऐ लड़की, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि ज़्यादा नाटक मत करना, चल जल्दी से नीचे। सिया ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मालती जी और काव्या दोनों सिया को जबरदस्ती नीचे लेकर आती हैं और मंडप में बिठा देती हैं। गज्जू सिया को देखकर बोला, हाँ अब लग रही हो ना तुम मेरी दुल्हन। सिया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। सिया गज्जू के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। गज्जू बोला, सिया तुम्हें तो अब कोई नहीं बचा सकता, अब तुम सिर्फ मेरी हो। सिया को लगता है कि राजवीर और उसका साथ यहीं तक था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्या राजवीर सिया की शादी रोक पाएगा या राजवीर और सिया का साथ यहीं तक था? क्या राजवीर सिया की शादी के लिए अपने माता पिता को मना पाएगा? क्या रानी जी राजवीर की खुशी के लिए सिया को अपना लेंगी या सिया की ज़िंदगी में कोई और भी बड़ा तूफान आएगा? घायल गज्जू राजवीर और सिया को चोट पहुंचाने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाएगा? काव्या और उसके माता पिता सिया के हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए और कौन कौन से नई चाल चलेंगे? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।